हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 21 टी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी गद्य यानी कि हिंदी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज की इस क्लास में मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो जल्द में ही पेपर होने वाला था सभी का। और कुछ नए जो अभी नए नए छात्र हमारे बी थर्ड सेमेस्टर में आए हुए हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी और सभी स्टूडेंट्स ज़रूर देखेंगे क्योंकि इस क्लास में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। और आज बात करेंगे दोस्तों कुछ नए सब्जेक्ट कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपको मैं सॉल्व नहीं करा पाया था और कुछ आपको और आने वाले जितने भी छात्र छात्राएँ हैं बी ए थर्ड सेमेस्टर के उनके लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और अगर चैनल दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर कर दे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ, यानी कि मॉडल पेपर कैसा आया हुआ है आपका। जी हाँ दोस्तों, आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। यहाँ पे दिया जाएगा आपका कि बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र आपका होगा दोस्तों हिंदी गद्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। टाइम आपका 2 घंटे का है, आपको क्लियर ही है। खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो आपको 50 शब्दों में देना है। अब सबसे पहले प्रश्न आपका फर्स्ट आता है इसमें कि कहानी क्या है, कहानी किसे कहते हैं या कहानी का रूप बताइए। अब कहानी के बारे में आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना होगा कि कहानी जो है कि कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है, यानी कि क्या है क्या एक खंड चित्र मात्र है जिसकी घटनाएं पाठकों को हम क्या करते हैं अप्लावित तथा गदगद करते हैं, यानी उसको हम खुश करते हैं। तो इसी को हम कहानी कहते हैं। मान लीजिए किसी कहानी है, कोई कहानी आपको सुना रहा है तो कहानी का जो वादक होता है उसी को उसी के जो निरीक्षण में, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसकी हम उसकी जितने भी विगत यानी कि अच्छे बेकार और सारी चीज़ें जितने भी आते हैं वो कहानी के अंतर्गत आते हैं। तो कहानी का जो मूल रूप होता है, वो जो घटनाएं होती हैं उसी को हम क्या करते हैं अप्लावित करते हैं या उसे हम गदगद करते हैं, तो उसी को हम कहानी कहते हैं। फिर आपका आता है सेकंड टॉपिक नाटक। नाटक किसे कहते हैं। अब नाटक जो है वो नाटक आपका आता है जो नाटक शब्द है वो नाटक की जो व्युत्पत्ति हुई है वो नट जो है वो धातु से मानी जाती है। जो नट है वो क्या है धातु रूप है, उससे माने, जिसका अर्थ होता है अभिनय। जिसका क्या होता है अर्थ होता है, नट का मतलब होता है अभिनय। यानी कि भारत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक से लोक जीवन की जो वृत्तियां हैं उनके अनुकरण को हम नाटक कहते हैं। मान लीजिए भारत मुनि के जो नाटक ऋग्वेद से पाठ से, मान लीजिए सामवेद हो गया, सामवेद में जो गान है, यजुर्वेद में अभिनय एवं अथर्ववेद से रस को लिया गया है। भारतीय नाट्य राष्ट्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। इसको हम भारत का जो नाटक है उसे हम पंचम वेद से हम सुभाषित कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। अब बाबू गुलाब राय जी नाटक का जो परिभाषा लिखा है उसके बारे में लिखा है कि नाटक में जीवन की जो अनुकृत के शब्द हैं उसके संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा चलते फिरते सप्रमाण रूप से अंकित किया जाता है। नाटक जीवन को संकेतिक अनुकृत नहीं वरन संजीव प्रतिलिपि है। तो इसी को हम क्या कहते हैं नाट्य क्षेत्र नाटक कहते हैं। फिर आपका आता है एकांकी को परिभाषित कीजिए। एकांकी हम किसे कहते हैं। अब आपका आता है एकांकी। एकांकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एकांकी में आपका आता है एकांकी जो है वो किसी तथ्य अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक और एक यानी कि अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्याभिव्यंजन ही एकांकी है। यानी कि जो एक से अधिक अंक को हम यूज़ करें उसी को हम क्या कहते हैं एकांकी कहते हैं। ये साफ रूप से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट आत्मकथा। अब आत्मकथा क्या है। आत्मकथा में लिखेंगे आप लोग आंसर में जो आपका चौथा क्वेश्चन था, यानी कि 4th नंबर, कि स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। यानी कि जो अपने जीवन को स्वयं लिखते हैं उन्हीं को हम आत्मकथा कहते हैं। मान लीजिए
हम अपने जीवन में बीते हुए जितने भी अच्छे बुरे कर्म कार्यों को हम अवलोकित करते हैं उसे के हम क्या कहते हैं, आत्मलेख कथा कहते हैं। यानी कहा गया है कि जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं साहित्य तरीके से स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा से अपेक्षा की जाती है उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे। तो ये होता है आपका आत्मकथा। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि व्यंग्य के प्रमुख तत्व क्या हैं। व्यंग्य के जो प्रमुख तत्व हैं वो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। वो होते हैं आपके, फर्स्ट नंबर में आपका आता है विसंगति। क्या आता है? विसंगति। सेकंड आपका आता है आलोचना। और थर्ड नंबर आपका आता है बौद्धिकता। क्या आता है? बौद्धिकता। तो ये तीन आपके व्यंग्य के प्रमुख तत्व हैं। पहला तो आपका आता है विसंगति, सेकंड आपका आता है आलोचना और थर्ड नंबर आपका आता है बौद्धिकता। तो ये आते हैं व्यंग्य के प्रमुख तत्व। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस सिक्स नंबर कि रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब आपका आ रहा है कि रोज कहानी का जो उद्देश्य था वो किस प्रकार था, इसको आपको रोज कहानी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक लिखना है। जैसे आपका आता है कि रोज कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मध्यम वर्गीय परिवार की गृहस्थी में तल्लीन नारी का एकरसता, उदासीनता, घुटन टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है और उसी उपयुक्त वातावरण को सृष्टि पाठकों में उसे डुबा देता है। तो ये है रोज कहानी का उद्देश्य। यानी कि जो रोज कहानी है वो मध्यम वर्गीय एक परिवार के एक गृहस्थी में तल्लीन नारी है जिनकी एकरसता व उदासीनता और घुटन टूटन से एक एहसास करने को पकड़ने का, उन्हें एहसास करने का तरीका बताया गया है और इसमें शीर्ष जो है वो पाठकों को उसमें डुबा देने की एक उसमें उनकी एक लाललित टॉपिक है। तो ये आपका आता है रोज कहानी का उद्देश्य। फिर आता है सेवेंथ नंबर एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। जो एकांकी कला है उसके तत्व कौन कौन से हैं। अब आपको लिखना होगा एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। एकांकी कला के तत्वों को हम निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है कथानक। अगर एकांकी आप लोग लिखते हैं, एकांकी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपका कथानक आता है। सेकंड नंबर आपका आता है कि पात्र और चरित्र चित्रण, यानी कि पात्र के बारे में और उसका जो चरित्र चित्र है उसके बारे में पढ़ना होता है। फिर थर्ड नंबर में एकांकी में आता है संवाद और कथोपकथन। संवाद किसके बारे में हो रहा है और किसके बारे में हम लिख रहे हैं। फोर नंबर आता है देश काल या वातावरण, उसका देश काल क्या है, वातावरण क्या है। फाइव नंबर है भाषा शैली पे आते हैं कि उसकी भाषा शैली कौन सी थी, भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अंकित करना होता है। सिक्स नंबर में आपका आता है उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ये किस बेस पे हम टॉपिक कहाँ से और इसका मुख्य टॉपिक क्या होगा। और सेवंथ नंबर फिर आपका आता है रंग और संकेत, यानी कि किस रंग से है और इसका संकेत क्या क्या है। तो संकेत और रंग के बारे में यहाँ पे आपको होना चाहिए। तो ये जो छः सात आपके जो कहानी के तत्व है, एकांकी कला के तत्व हैं, वो आपको इस तरीके से लिखना होता है। ये सारे आपको एकांकी कला में प्रस्तुत करना होता है। तो ये इसके तत्व होते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है 8th नंबर प्रश्न कि राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। अब राम कुमार वर्मा के जी के एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं। अब इसमें लिखेंगे कि राम कुमार वर्मा जी के एकांकी संग्रह मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर में आपको लिखना होगा सप्त किरण। राम कुमार वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर है सप्त किरण। फिर पृथ्वीराज की आंखें सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर आपका आता है रेशमी टाई। और फिर नेक्स्ट आता है 4 ऐतिहासिक एकांकी। नेक्स्ट टॉपिक रूप रंग और नेक्स्ट टॉपिक है कौमुदी महोत्सव। तो ये राम कुमार वर्मा जी की
कहानी की जो एकांकी संग्रह हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया है। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे गद्य का कसौटी मानते हैं? तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य का कसौटी किसे मानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी प्रश्न में बताया था, बट मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को इन्होंने अपने गद्य की कसौटी बनाया है, यानी कि कसौटी माना है निबंध को। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का कसौटी किसे माना है? निबंध को। 10th नंबर प्रश्न है कि हिंदी के ललित निबंधकारों का नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। आपका आता है कि हिंदी के ललित निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि हिंदी के ललित निबंधकार मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। वो आपको फर्स्ट नंबर में आपके आते हैं। जो ललित निबंधकार हैं वो आप लोग लिखेंगे आंसर में। ललित निबंधकार नंबर 1, फर्स्ट नंबर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सेकंड नंबर गुलाब राय हैं। थर्ड नंबर आपका आते हैं रामधारी सिंह जी दिनकर जी। 4 नंबर आपके विद्यानिवास मिश्र जी। 5 नंबर आपका आते हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और 6 नंबर आपके आते हैं कुबेरनाथ राय। तो ये आपके ललित निबंधकार में से मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। तो ये कौन आते हैं? ललित निबंधकार हैं। तो दोस्तों ये था आपका सेक्शन ए के सारे प्रश्न। सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए। फिर आपका आता है खंडवा से केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो 150 शब्दों में देना है। अब आप लिख सकते हैं इसमें आपका दूसरा प्रश्न है कि आप हमको जो कुछ करना है ... पता का फहराऊँगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही तरीके से प्रश्न आता है पेपर में, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और आपको करना होता है। एक ही तरीके से प्रश्न नहीं आता है तो तैयारी तो आपको सारे प्रश्न के करने हैं, बट इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको करने होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ, तो इस बार भी मैं आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाएगा वही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। अब आपका आता है इसमें लिखेंगे आप लोग संदर्भ। संदर्भ में आपका आता है लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रानी लक्ष्मीबाई से ली गई है और इसके लेखक जो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। यानी कि जो आपका टॉपिक रहेगा वो वृंदावन लाल वर्मा जी की जो रानी लक्ष्मीबाई की पुस्तक है उसमें आपको ये पाठ में मिलेगा। प्रसंग लिखेंगे आप लोग। अब आपका प्रसंग आएगा कि लेखक कहता है इसमें कि स्वदेश के निमित्त अपने कर्म मार्ग पर अग्रसर होने हेतु उत्प्रेरित करते हुए कहता है। व्याख्या करेंगे इसमें आप लोग। व्याख्या में लिखेंगे कि स्वराज्य की प्राप्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि हमें अपने देश में अपने कर्म मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि अगर हम अपने देश में काम करेंगे और इस पे काम करने के लिए और अपने का देश के सतमार्ग पे चलने के लिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि अच्छे कार्य को जब संपादित करने हेतु कोई कदम बढ़ाता है तो मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है और काम करते समय उनके कहने का रानी लक्ष्मीबाई का मतलब है कि अगर मैं कोई अच्छे काम करेंगे, चाहे आप हो या कोई भी हो, कोई भी अच्छा काम करेगा उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, अनेक प्रकार के संकट आएंगे और आपको उसको भी पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देखना है, टाइम आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना है। तो इनके कहने का मतलब यही है, और चाहे ये आप पढ़ाई से ले लीजिए या फिर आपका एक टॉपिक से ही होगा। फिर आपका आता है कि यदि हमारे देश में स्वराज की प्राप्ति हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं करेगा तब भी मैं प्रयास करती रहूँगी और मैंने यह प्रण कर लिया। यानी ये रानी लक्ष्मीबाई जी कहती हैं कि कोई भी चाहे मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मेरे साथ कोई प्रयास करे इसके लिए, स्वराज के लिए या ना करे, लेकिन मैं प्रण कर ली हूँ कि मुझे अपने स्वदेश के लिए मैं अपना कार्य करती रहूँगी। अत्याचारी अंग्रेज़ राजा को भले ही समाप्त कर दें,
जो अत्याचारी, उनके कहने का जो अत्याचारी अंग्रेज़ हैं, जो अत्याचारी अंग्रेज़ राजा हैं, भले ही उनके कहने कि हमें हम समाप्त कर दें, किंतु भी स्थिति में जो जनता को समाप्त नहीं कर सकता, एक दिन वह समय अवश्य आएगा जब हम अपने देश की जनता के सम्मुख स्वराज का नारा बुलंद करूंगी एवं उन्हीं के सामने स्वराज्य प्राप्ति का झंडा फहराऊंगी। यानी कि उनके ये हौसला था, वो जो बुलंदी थी, वो उन्होंने अपने आप को आंका था। तो ये इसका अर्थ था। फिर आता है थर्ड नंबर आपका दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि पत्र संपादक अपनी शांति ... ज्ञान का फल है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पत्र संपादक में। इसमें आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पंच परमेश्वर नामक कहानी से पंच परमेश्वर कहानी से, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पंच परमेश्वर नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जिसके लेखक क्या हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि लेखक इसमें क्या कहता है कि कर्तव्य पालन के निमित्त नाना प्रकार के स्थितियों का चित्रण करते हुए कहते हैं। यानी कि जो इसके चित्रण है नाना प्रकार के कर्तव्य पालन में, यानी कि हमें किस प्रकार से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि पत्र का संपादक बड़े शांत चित्त के साथ मंत्रिमंडल पर अपनी लेखनी के द्वारा आक्रमण करता है, किंतु जब उसे ही मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया जाता है तो वह मूक हो जाता है, और इसका प्रमुख कारण है उत्तरदायित्व का बोध। यदि किसी नवयुवक को देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में वह संभवतः अक्खड़ और फक्कड़ रहता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है वह शांत चित्त और सामाजिक हो जाता है, और उसका जो यह परिवर्तन है वो दायित्व क्या होता है? बोध का कारण हो जाता है। यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके कहने का मतलब है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो दायित्व है वो बोध के कारण सहज सरल हो जाता है। फिर आता है सेकंड नंबर में आपका है कि देश काल एवं परिस्थितियों के कारण ही मनुष्य सामाजिकता को प्राप्त करता है, और इसी का उल्लेख किया गया है। यानी कि इनके जो टॉपिक दो टॉपिक दिए वो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था। फिर आपका आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर है कि सोनजूही में आज ... ऊपर आ गया, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये तीनों आपके लिए आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इस वजह से मैं आपको एक एक टॉपिक हर प्रकार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और अच्छे समझाने का भी प्रयास करता हूं। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक रेखाचित्र द्वारा गिल्लू द्वारा लिखित, यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गिल्लू द्वारा लिया गया है, जिसके लेखक आपको महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये आपको इस तरीके से संदर्भ में लिखना होगा। प्रसंग में आपका आएगा, प्रसंग में लिखेंगे कि महादेवी वर्मा को सोनजूही का फूल देख गिल्लू को स्मरण हो आया। यानी कि जो सोनजूही का फूल था वो फूल को देख के गिल्लू को स्मरण हो आया, उसी का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी कि गिल्लू के बारे में, जो सोनजूही का फूल था उसी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। व्याख्या में कहा गया है इसमें कि सोनजूही को जो पीली कली को देख पूरब की गिल्लू से संबंधित स्मृतियाँ महादेवी वर्मा जी के मन को उद्वेलित करती हैं। वर्मा जी को सोचने लगती हैं कि इस प्रकार सा छोटा नन्हा सा जीव कूद कूद कर हमें चौंका दिया करता है, अब वही इस मिट्टी में समाहित हो गया, और पुनः पीली कली को देखकर सोचती हैं कि वह हो सकता है वही मुझे आश्चर्य में डालने की नीयत में कली के ऊपर के रूप में ऊपर आ गया हो। यानी कि उसमें कहा गया है कि गिल्लू के प्रति अतीत स्मृतियाँ वर्मा जी के अंतर्मन में बसी हैं और उन्हीं के प्रकृति में उपादानों में दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद फिर और उनका दूसरा टॉपिक था कि इन पंक्तियों में जीव जंतुओं के प्रति वर्मा जी में प्रेम दिखाई पड़ता है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें मेरा परिवार नामक रेखा चित्र में गिल्लू संकलित है। इसमें क्या आता है? मेरा परिवार। इसमें क्या आता है? मेरा परिवार। जो गिल्लू उनका सब्जेक्ट है
और वर्मा जी के द्वारा ये लिखित है। तो ये आपका आता है सोनजूही की आज, यानी कि सोनजूही की जो फूल थी उसके बारे में। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या मैंने आपको बता दिया। पांचवा प्रश्न आपका जाएगा कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। अब जो कहानी है, कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं उसके बारे में लिखना होगा। जो कहानी का अर्थ होता है दोस्तों, सबसे पहले कहानी क्या होता है, कहानी का जो शाब्दिक अर्थ है उसे कहना होते हैं, जिसे हम कहते हैं किस्से। कहानी यानी कि ग्रामीण जीवन के लिए मनोरंजन के साधन का समय काटने का माध्यम होते हैं। इस प्रकार किसी विशेष घटना को अत्यंत रोचक एवं कौतूहलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को हम कहानी कहते हैं, यानी कि उसको हम मरम्य ढंग से प्रस्तुत करें और एक खुशहाल टाइप से प्रस्तुत करें जो आदमी गलगल हो जाए और उस पर मोह टाइप में आ जाए, तो उसी को हम कहानी कहते हैं। यहाँ पे प्रेमचंद जी के अनुसार कहा गया है कहानी में कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावनाओं से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं, और सबसे उत्तम कहानी वह है जो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। तो ये आता है प्रेमचंद जी का। और फिर जयशंकर जी प्रसाद जी के अनुसार कहा गया है कि कहानी सौंदर्य अनुभूत के क्षण विशेष को अपने अंतरपट को दिखाई ही पड़े या अंकित होती हो। फिर आता है हिंदी साहित्य में कहानी लेखन का आरंभ 20वीं शताब्दी में हुआ और कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित सोपानों में हम विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से इसके सोपान हैं? फर्स्ट नंबर है प्रारंभिक हिंदी, जिसे हम कहानी कहते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर हिंदी जो स्टार्ट हुआ वो प्रेमचंद युगीन आता है, और थर्ड नंबर युगीन जो आता है वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी आता है, और चौथा नंबर आपका आता है, फोर्थ नंबर नई कहानियाँ, और 5 नंबर में आता है समकालीन हिंदी कहानियाँ। तो ये इसके आपके कुछ सोपान हैं जो आपको कहानियों में विभक्त की गई हैं। ये काल होते हैं, सोपान काल, वो आपको कहानियों के द्वारा उल्लिखित किए हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम आपको बताएं। अब इसमें आप सोचेंगे कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लगता होगा बहुत बड़ा है, बट इसमें कहा गया है कि जो संस्मरण और रेखा चित्र है उसमें बहुत छोटा सा अंतर है। इसमें लेखक द्वारा कहा गया है कि चित्र यदि लेखक व्यक्तिगत चित्रण तक ही स्मृति की सीमित रखता है तो वह रचना रेखा चित्र की श्रेणी में रखी जाएगी। यदि लेखक स्मृतियों से प्रसंग को उभारने का काम करे तो यह रचना क्या करती है, संस्मरण कहलाती है। उसके बाद में फिर संस्मरण में पूरा संदर्भ प्रसंग अर्थवान होता है, और रेखा चित्र में व्यक्ति चित्रांकन का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है इसमें, जो चित्रांकन होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है उस पर आधारित होता है। स्मृति में एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना होती है, और यह संवेदना हमारे नॉस्टैल्जिक बोध पर झंकृत होती है, और संस्मरण में हमारा अतीत बोध जुड़ा होता है। अतीत का कोई मूल्यवान क्षण संस्मरण रचने को प्रेरित करता है। संस्मरण में कथा को ताना बाना सच्ची घटनाओं से बना जाता है, जो संस्मरण में आधुनिक गद्य विधा है। उसके कारण फिर आपका आता है कि अपनी संवेदनशीलता को सुंदर कलात्मक शैली के कारण आज हिंदी की जो समस्त आधुनिक विधाओं में रेखा चित्र ने अपने एक निश्चित स्थान बना दिया है, और रेखा चित्र में स्मृति में पीड़ा का बोध होता है, और इसी पीड़ा में बिछुड़ने की संवेदना होती है। रेखा चित्रकार में जिसका वर्णन कर रहा है उसमें अलग होने की पीड़ा और दर्द ही उसे रेखा चित्र निर्मित करने को प्रेरित करता है। श्रेष्ठ रेखा चित्र जो होते हैं वो कीर्तियों को पढ़ने पर यह एहसास तीव्र हो जाता है, इसमें अतीत के प्रति सम्मोहन है और उसमें अलग होने की पीड़ा होती है। तो ये रेखा चित्र और संस्मरण में इसमें अपनी छोटी सी क्या होती है, संवेदनशीलता होती है, जो अपने आप में छोटा सा डिफरेंशिएशन दिखाई देता है। फिर आता है खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो आपको 450 शब्दों में देना है। अब 7वां प्रश्न है, इसमें आपका कहानी की विकास यात्रा को समझाइए। 8वां प्रश्न है कि हिंदी एकांकी को पूर्ण रूप से एक नई विधा है, स्पष्ट कीजिए। फिर 9वां नंबर प्रश्न है कि रेखा चित्र के
स्वरूप पर प्रकाश डालिए और उसका विकासात्मक इतिहास प्रस्तुत कीजिए। और फिर 10 नंबर है कि कुबेरनाथ राय की निबंध शैली की विवेचना कीजिए। तो ये आपको मैं 4 प्रश्न 2-2 प्रश्न करके खंडसा का अलग से हम वीडियो बना देंगे, जिससे मैं आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको कुछ चीज़ें आपको थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्न के साथ और कुछ नया मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आपके साथ थे मैं अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।